सिहान अचानक व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है। तो ये भाई बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था। तो ये ट्विस्ट कैसे आया, इसके लिए पिछले पूरे एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे। पहले उसे देखकर आओ। देन वो अपने यून को पास आता है और जो यूनाइटेड स्टेट जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन यून को आखिरी नहीं गुड बाय करने के लिए आता है। यून सॉरी होती है। वो उसे किस करता है और समझ रहे हो ना, क्योंकि अब सिहान को अपनी यून से हो गया है प्यार। भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरी पिग की जैसी है। पता नहीं क्यों ड्रामा एक्सप्लेनेशन में यार सब लोग अपनी समझ रहे हो ना, सब पिग ही क्यों बोलते हैं। मीटियोर गार्डन मैंने देखा, उसमें उसने अपने संशया को पिग से तुलना किया। ड्रैगन किंग में उसमें मैंने देखा, उसने भी अपने उसको भाई क्या चल रहा है। सुबह उठते जब यून अपने उसके मैनेजर से पूछती है कि भाई सिहान कहाँ पे है, तो वो बताता है कि वो अभी किसी इमरजेंसी काम से यूनाइटेड स्टेट चला गया है, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इस बात से अपनी यून बोलती है कि उसने मुझे क्यों ये सब बारे में नहीं बताया। देन वो बोलती है कि मैंने अपने कॉमिक्स में भी यही सब देखा है कि अचानक से कोई थर्ड पार्टी आ जाती, कोई तीसरी आ जाती है, जिसको वजह से हीरो अपने हीरोइन को छोड़ के चला जाता है और बहुत से दुख देखने पड़ते हैं हीरोइन को। वो इस बता रही थी कि पक्का ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वो पक्का किसी से मिलने गया है। क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी क्या, बताओ मुझे प्लीज़। यहाँ पर वो थोड़ी सी वो हो जाती है कि भाई कहीं वो मुझे छोड़कर, क्योंकि अब वो लोग पास आने वाले थे, तो बोलते हैं अपने यून बोलती है कि ऐसे मौके पे ऐसे ही होता है, कोई थर्ड पार्टी आके हमारे प्यार को डिस्ट्रॉय कर देती है, बताओ मुझे प्लीज़। देन उसका मैनेजर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कंपनी टेक ओवर करने वाले हैं, इसीलिए वो यूनाइटेड स्टेट गए और कोई बात नहीं है। अपने सिहान के जाते ही उसकी आंटी जो होती है वो सीधे चेयर पे बैठ जाती है। भाई मैनेजर के नहीं, वो जो सीईओ का चेयर होता है उस पर बैठ जाती है। बोलती है अब सारे अधिकार मेरे हाथ में है जब तक सिहान नहीं आ रहा है। ये वो सब बातें कर ही रही होती है, तभी एंट्री होती है हमारी यून और उसके मैनेजर की, और वो बोलते हैं कि सिहान चाहते हैं कि जो है कंपनी जो है अभी यून के हाथों में हो, वो संभाले। उसकी आंटी वो हो जाती कि ऐसा कैसा, तुम्हें कुछ आता जाता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो वो अपने बोर्ड मेंबर से पूछती है, तो सारे बोर्ड मेंबर्स एग्री हो जाते हैं कि सिहान साहब का फैसला है तो हम जरूर मानेंगे। यून हमारी बन जाती है, वहाँ की सीईओ बन जाती है। और इस बात को देखकर जो आंटी होती है उसके तो खून ही खोल रहे होते हैं कि भाई आज ही आई हुई लड़की मेरी जगह ले रही है। देन सिहान की आंटी कहाँ खले वो बैठने वाली थी, वो बोलती है कि अगर तुम्हें सीईओ की कुर्सी चाहिए तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। इसका उसने फिर कुछ उसके लिए किया होगा। यहाँ पर वो ऐसा बोलती है कि जैसे यून को अब भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो यून यहाँ पर अपनी चेयर में बैठी होती है और सिहान सारे काम करके जा चुका होता है, बस उसे साइन करना होता है। तो यून काफ़ी ज़्यादा खुश होती है इस बात से। तो तभी उसके मैनेजर के पास फ़ोन आता है कि नीचे एक आदमी आके यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जो कि चू की कंपनी का आदमी होता है। बोलता है कि तो आपने हमारे कुछ काम जो था उसके लिए चीप मटेरियल्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये आपको बहुत बड़ा फ़ाइन भरना पड़ेगा। ये इस तरह का वो सब बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो यून बोलती है कि लाओ मुझे फ़ाइल दिखाओ। यहाँ पर वो बात होती है कि 90 समझ रहे हो ना, कि उसकी जो आंटी है वो जानबूझकर इस बंदे को ऐसा बोल के, और बात यहाँ सच होती है कि वो चीप मटेरियल ही होता है। चू की कंपनी का ये जो खास आदमी होता है वो आके क्लेम करता है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तो ताकि आपका नाम रेपुटेशन सब खराब हो जाए। यून को फंसता हुआ देखकर उसकी आंटी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब इसे इसका इनाम मिल चुका है। बाद में जब उसका मैनेजर वो फाइल देखता है तो वो बोलता है कि उसका क्लेम तो सही है, ख़राब माल इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से हमारी रिपोर्टेशन सच में ख़राब हो सकती है। वो परेशान हो जाती है, बोलती है कि मैं सिहान को फ़ोन लगाने जा रही हूँ। तभी मिस्टर चू आ जाते हैं। वो आके उसका तो दोस्त होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिहान का मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय आकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और तुम उसके बॉस होकर आके उस इल्ज़ाम को खारिज करना चाहते हो, ये क्या करना चाह रहे हो तुम। मिस्टर चू बोलता है कि यार वो जो आदमी है वो बहुत ही करप्टेड है, मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हारा इस काम में मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी कंपनी का रेपुटेशन बचा सकता हूँ। बट उसकी एक ही शर्त होती है कि भाई मैं ये फेवर तुम्हें कर रहा हूँ तो तुम्हें भी बस मेरा एक फेवर ही करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि ठीक है, पहले ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जानी चाहिए कि क्या ही हो रहा है, क्योंकि वो सिहान को परेशान नहीं करना चाहती थी और सीईओ भी बन चुकी थी, तो उसका रेपुटेशन भी उसके हाथों में था। देन वो एग्री हो जाती है।
सो जैसे वो नीचे आती है, सारे प्रेस मीडिया को वो उसकी आंटी ने बुला लिया था पहले से ही, और बहुत ही भोली बनने का नाटक कर रही थी और ये भी बोल रही थी कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, यहाँ की प्रेसिडेंट अभी यही है तो इनसे आप सब सवाल कर सकते हो। लेकिन जब कहानी में ट्विस्ट तभी आ जाता है जब मिस्टर चू आ जाते हैं और उसके बाद वो बात कर चुके होते हैं उस आदमी से, अपने एम्प्लॉय से, कि अगर तुम्हें इस काम पे रहना है तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी। सो यू न्यूज़ मीडिया वालों से बोलती है इसका जवाब तो वो मैनेजर अपने मुंह से खुद देने देंगे। तो उसकी आंटी को समझ नहीं पाते कि ये क्या करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर वहाँ पे आता है वो उसके आंटी के सामने हाथ जोड़ लेता है, बोलता है कि माफ़ कर दीजिए, आपके कहने पे मैंने ये सब किया है पर अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगा सकता है। तो वो सीधे माफ़ी मांगने लगता है। तो इसका मतलब अब सारा का सारा इल्ज़ाम जो होता है वो आ जाता है कि सियान की आंटी के ऊपर। तो वो सीधे उससे माफ़ी मांगने लगता है और सारे प्रेस मीडिया ने जो होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि ये सब उसकी आंटी का करा धरा है। तो सब लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, आप तो इस परिवार का सदस्य थे, तो आप ही ने क्यों इसे धोखा दिया, इस कंपनी को रेपुटेशन को ख़राब करना चाहा। सो ऑब्वियसली सियान के दादाजी को ये बात तो पता चलनी ही थी। देन वो उसकी आंटी को क्लास लगा लेते हैं और साहब मतलब जो जिस पोस्ट पर होती है उस पोस्ट से उसे निकाल कर अपने यून को वो पोस्ट दे देते हैं। बोलते हैं तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा थी, तो तुमने अपनी मतलब कि हमारी फैमिली अपनी फैमिली की तरह तुम्हें समझना चाहिए था, तुमने इसका रेपुटेशन ख़राब कर दिया। और बहुत ही सारे बातें करते हैं और यून बेचारी बहुत ही मज़े लेने स्टार्ट कर देती है उसकी आंटी की। लेकिन यहाँ पर उसके दादाजी की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तो उसके बोलती है कि दादाजी कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे लेके चली जाती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी को मुंह की एक और खानी पड़ती है। सो यून बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका रेपुटेशन भी बढ़ चुका था और उसके दादा के सामने वो इम्प्रेस भी हो चुकी थी। तो वो पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चू बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें मुझे दे नहीं सकती। क्या बोला तुमने? अरे नहीं कुछ भी, बस मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो, जैसे तुम्हारी मॉम ने भी चाहा था। क्या कर सकती हो ना मेरे लिए इतना? सो यून बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं सियान की फियांसी हूँ, लोगों को जब ये पता चलेगा, मीडिया में अगर बात चली गई सो हमारी रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगी। पर क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते हो? हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी बात मानो। तो उसके बाद फिर से तुमने सियान का नाम ले लिया। ये मैं था जो इस वक्त इतने बुरे समय में तुम्हारे साथ था, ना कि सियान। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? सो इतना कहना ही था कि वो उसके साथ डिनर पर चली आती है। देन उसके बाद वहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें जो खाना है खाओ। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो घबराती है कि यार मैं सबके सामने कैसे, लेकिन वो बोलती है कि मुझे हॉटपॉट खाना है। सो उसके बाद वो हॉटपॉट का उन लोगों ऑर्डर करते हैं। पता नहीं यार, मैंने कभी हॉटपॉट नहीं खाया है, बट मैं डेफिनेटली एक बार तो कोरियन हॉटपॉट खाना चाहूँगा। तो कहानी में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब वहाँ पर सियान वहाँ पहुँच जाता है। तो सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन जलन के मारा सियान यूनाइटेड स्टेट में रह नहीं पाता है। देन वहाँ पर जो चू होता है वो सारी चीज़ें बता देता है कि यून को क्या क्या चीज़ें पसंद है। तो लंबी लिस्ट गिना देता है। तो अपनी यून भी शौक हो जाती है कि भाई तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे पता। देन वो बताता है कि तुम्हारी माँ से मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में पूछ ली है और इसे तो तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें हॉटपॉट खाना पसंद है। लेकिन यहाँ पर यून होती है कि मामला को मतलब समझाने की कोशिश करती है भाई कि नहीं, मुझे सब कुछ पसंद है, जो सियान को पसंद है वो भी है। तो कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि दोनों लड़े नहीं आपस में। देन उसके बाद वो लोग जैसे ही खाना खा के फिनिश करते हैं, देन वहाँ पर एक फल आ जाता है। बोलता है कि सर ये फल आप लोगों के लिए फ्री है। अपना चू जो होता है एक फल उठा के यून को खिलाने की कोशिश करता है। तो वो जैसे ही खिलाने जाता है वो मतलब वो बोलती है कि नहीं मैं अपने से खा लूँगी। उसके बाद जैसे ही वो अब यून जो होती है अपने हाथ में फल ले लेती है, तो यहाँ पर सियान की नाटक चालू हो जाता है। वो मुंह खोल के बोलता है मुझे खिलाओ तुम। मतलब चू बोलता है क्या तुम इतने बड़े हो गए, तुम अपने से खा नहीं सकते क्या? अपना सियान बोलता है तुम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते, ये सिर्फ कपल समझ सकते हैं, हम लोग ये अक्सर किया करते हैं, ये सब उसे चिढ़ाने के लिए कर रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अजब सा माहौल हो जाता है। तो मतलब वो समझ नहीं पाती कि अब मैं क्या करूँ, कि इसके साइड रहूँ कि उसके साइड रहूँ। असल में तो वो सियान की साइड होती है, लेकिन तभी वो चूँकि तो दिल तो दुखा नहीं सकती ना। इसी बीच यून जब जूस पीने की कोशिश करती है तो उसे सड़क जाता है। देन उसके बाद वो लोग उसके पीठ को सहलाना स्टार्ट करते हैं। सियान देखता है कि चू भी उसके मतलब उसे सहला रहा है, तो वो उसे अपनी ओर खींचता है, तो चू उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तो दोनों एक दूसरे के उसे खींच रहे होते हैं। उस वक्त उसे खांसी भी आ रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, बोलते हैं छोड़ो मुझे, तुम दोनों तो मुझे मार ही दोगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत ही माहौल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है रजिया गुंडों में फंस गई है।
इतना ही नहीं, उस समय उस रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी चल रही थी, तो कपल्स के लिए हेडवेयर्स आया होता है। सो उसे देखकर वो जैसे ही पहनने जाती है कि वो अपनी यून को अच्छा लगता है, लेकिन वो दूसरा वाला वो चू ले लेता है। तो वो जैसे ही पहनने जाता है, सो अपना यून देखकर मतलब अपना सियान देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मतलब ये कैसे ले सकता है, क्योंकि कपल तो हम है। देन वो लड़की वाला जो ब्रेसलेट होता है उसे उठा के सियान खुद पहन लेता है, बोलता है अब ये ठीक है। सो जब ये सब चीज़ें हो जाते हैं, उसके बाद चू बोलता है अपनी यून को कि भाई मुझे घर तक छोड़ के आओ, मैं कार नहीं लेके आया हूँ। सो उसके बाद यहाँ पर वो जिद करने लगता है कि नहीं, तुम्हें मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट आ जाता है भाई, मतलब सियान जो होता है यून को ही वहाँ पर छोड़कर भाई चू को लेके बोलता है भाई मैं तुझे पहले पहुँचा के आऊँगा, बाद में यून को देखूँगा। तो यून वहाँ पर खड़ी रह जाती है, बोलती हे तुम लोग मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो उसके बाद सिहान अब चू को बताता है कि जब तुम जानते हो कि हम लोग एक रियल कपल हैं, तो फिर क्यों तुम हमारे बीच में ऐसे कबाब में हड्डी बन रहे हो। तो यहाँ पर अपना फू पूरे स्टाइल में कहता है कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, मतलब सिंपल बोलना चाहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये एक तरफा हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे पसंद करे या ना करे। सो उसके बाद यहाँ तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अपनी यून जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो वो बोलती है मुझे तुम ऐसे कैसे वहाँ बीच सड़क पे छोड़ सकते हो। तो अपना सियान बोलता है मैं तुम्हें और उसे एक साथ नहीं देख सकता, इसके लिए देना। यहाँ पर तो क्लियर हो जाता है कि भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सो यहाँ पर उसके बाद वो जो कपल वाला हेयर बैंड था वो उसे देता है। तो यहाँ पर अपनी यून खुश हो जाती है कि तुम इसे हमारे लिए लेकर आ गए। तो बोलता है कि हाँ हम लोग एक कपल हैं, तो ये उसके पास कैसे रह सकता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गया। तो यहाँ पर यून थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है। फिर सडनली वो बोलती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अपना ये लव मैरिज का मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उससे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिहान डर जाता है, बोलता है कि क्या मतलब उसने कुछ तुमसे कहा क्या, तुम ऐसा अचानक से क्यों करना चाहती हो। सो उसके बाद वो उसके पास में जाती है और बोलती है कि अब जब हम लोग असल में कपल बन गए हैं तो हमें उस फेक कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है ना। सो अपना सिहान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है हाँ बिल्कुल, अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर रियल में तुम मेरी अब फियांसी बनोगी। सो सिहान यहाँ रोमांटिक होकर यून को किस करने जाता है, लेकिन यून उसे मना कर देती है, हैं अभी इसके लिए बहुत समय है, अभी तो हम लोग कॉन्टैक्ट में थे, लेकिन अब तुम मेरे रियल बॉयफ्रेंड बने हुए हो तो मुझे इम्प्रेस तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि दोनों एक दूसरे मतलब बिस्तर पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर यून शर्माते हुए बोलती है कि अब हमें सो जाना चाहिए। सो सियान बोलता है कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आएगी, तुम मेरे बगल में रहोगी, तुम सो जाओ मैं तुम्हें देखूंगा। सो यहाँ पर यून शर्माते हुए उसे गले लगा लेती है। तो उसके बाद वो मतलब भाई अपने ख्यालों में सियान खो जाता है। सो सुबह यून तो बहुत अच्छे नींद में उठती है, लेकिन वो बगल में देखती है कि सियान अभी भी जगा हुआ है और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम ये डार्क सर्कल कहाँ से आए। तो अपना सियान बोलता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो क्या हुआ, कुछ किया क्या मैंने। देन वो बोलता है कि तुम समझ नहीं पाओगी, ये मेंस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो मेंस है वो समझ सकते हैं कि भाई जब वो किसी अपने फियांसी को मतलब समझ रहे हो ना, लवर को गले लगा के भाई वो सोया हुआ है तो उसे नींद कहाँ से आएगी। तो वो बोलता है कि अब से मैं अपने ही रूम में सोऊंगा। तभी यून के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि उसकी माँ के पास में उसके अंकल आंटी, जो यून के अंकल आंटी आए हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। बोलती है कि ये मेरे मम्मी पापा के पास क्या कर रहे हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके आंटी और कज़न्स आए हुए हैं, तो ऐसा क्यों है उसके लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखो कब जाके यून को पता चलता है कि सियान के पैर जो हैं वो एकदम सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।